क्या होता है जब एक खूबसूरत लड़की की जिंदगी एक पल में बदल जाती है? जब समाज उसके रंग को, उसके चेहरे को, उसके दाग को उसकी पहचान बना देते हैं। ये कहानी है अनुपमा की, एक सुंदर, समझदार और सपनों से भरी लड़की की, जिसके सपने एक दिन जिंदगी के कड़वे सच से टकरा जाते हैं। सुधा मूर्ति की लिखी हुई महाश्वेता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां एक औरत अपने अंदर की ताकत को पहचानती है और समझ जाती है कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल और हिम्मत में होती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो दिल को छू जाएगी और सिखाएगी कि हर दाग के पीछे एक कहानी होती है, एक नई शुरुआत की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इनसेन स्माइली और लेकर आया हूं किताब सुधा मूर्ति की लिखी हुई महाश्वेता। चलिए शुरू करते हैं। आज अनुपमा का वधु निरीक्षण है। सब जानते हैं कि नतीजा निकल चुका है और जो हो रहा है वह नाटक ही है, दिखावे का। गिरिजा अनुपमा को यूनिवर्सिटी कैंपस में कई बार देख चुकी है। वह अच्छी तरह जानती है कि आनंद अनुपमा को पसंद करेगा। राधिका ने भी सोच सोच कर अपनी हार मान ली है। आनंद ने जिस दिन टिकट लिया था उसी दिन से अनुपमा के प्रति सम्मोहित हो गया। फिर भी रीति रिवाज, संप्रदाय आदि को छोड़ा नहीं जाता। राधिका की मनोगत भावना यह भी है कि अगर अनुपमा को इस घर में पांव रखना है तो बहू बनकर ही। यही वजह थी कि वधु निरीक्षण का इंतजाम प्रोफेसर देसाई के घर किया गया था। इस नाटक का रंगमंच था देसाई जी का ड्राइंग रूम। कई नाटकों में निर्भीक, अविचलित मन स्थिति से अभिनय कर चुकी अनुपमा इस नाटक के दौरान भीतर से भयभीत और लज्जित थी। यही जिंदगी है। आज देखने वाला नायक कल पति होगा। अनुपमा उसमें लीन होकर उसकी विशाल बाहों में अपने आप को समर्पित करेगी। शेष जिंदगी उसी के सहारे जीना है। हॉल में आनंद का परिवार उपस्थित है। प्रोफेसर देसाई मौजूद है। बेचारे गरीब स्कूल मास्टर श्याम राव जी भी है। हाथ में चाय की ट्रे पकड़े हुए अनुपमा वसुमती जी के साथ धीरे धीरे हॉल में प्रवेश करती है। आनंद मन के प्रसन्न होने तक उसी पर अपनी नजर जमाकर अपूर्व सौंदर्य का आस्वादन कर रहा है। अनुपमा ने अपना नतमस्तक उठाया ही नहीं। आनंद मन में सोचने लगा, क्या यह वही लड़की है जिसने खिलखिलाकर हंसते हुए टिकट दिया था, रंगमंच पर अपना अभिनय कौशल दिखाया था? वह किसी भंगिमा में हो, सुंदरी ही है। संकुचित कमल भी सुंदर ही लगता है। सुमित्रा से उधार ली हुई हरे रंग की रेशम की साड़ी पहनकर और हरे रंग की चोली में अनुपमा देवलोक से उतरी हुई अप्सरा जैसी लग रही थी। घोर वर्ण, घने काले लंबे लंबे बालों की वैणी एड़ी छूने का प्रयास कर रही थी। गोरे गोरे हाथों पर लाल चूड़ियां अपनी मालकिन के हृदय की धड़कन साथ साथ स्तब्ध थी। कानों में पहने झुमके झूला झूल रहे थे। प्यासे राही को ठंडा जल पीने से जिस संतोष का अनुभव होता है वही आनंद को हो रहा था। राधिका की सोच अलग दिशा में चल रही थी। पुराना कोट और धोती पहने श्याम राव जी को देखकर उनकी बलहीन आर्थिक स्थिति गोचर हो गई थी। सौतेली माँ नहीं आई थी। अनुपमा का स्थान उसके घर में क्या रहा होगा, इसका अंदाजा उन्होंने लगा लिया। इसके बावजूद यह मानने वाली बात है कि अनुपमा को नकारा नहीं जा सकता। वह अत्यंत मनोहर रूपवती थी। राधिका का रोब, गिरिजा के गहने, आनंद की कार, ये सब श्याम राव जी की सोच से भी बाहर वाली चीजें थी। गिरिजा ईर्ष्या दृष्टि से अनुपमा को देख रही थी। लक्ष्मी निवास की असली मालकिन आ रही है। आनंद को अपने मोह पाश में बांध लेगी। आनंद का सर्वस्व वही होगी। नीरव मौन को तोड़ते हुए वसुमती ने आनंद से पूछा, आनंद, कुछ बातें करनी है क्या? आनंद ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई। अनु, तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो। बेचारी अनुपमा क्या पूछती, उसका हृदय आनंद कभी का सुन चुका है। हमारी बारात में लोग ज्यादा होंगे,
शादी इसी गांव में करेंगे। आप जितने लोग आना चाहे आए, मगर शादी का पूरा खर्चा हम ही देंगे। राधिका ने ऐलान किया। माँ का उदार हृदय देखकर आनंदित हो गया। अनुपमा ने कृतज्ञता से पहली बार सर उठाया। राधिका ने अपनी निराशा को काबू में लाते हुए अपने आप से कहा, हमारी औकात के मुकाबले लड़की का पिता तो शादी कर नहीं पाएगा। अनु की गरीबी जाहिर है, इस हिसाब से अनुपमा हमारी औकात के काबिल नहीं है। फिर भी मजबूरन ये रिश्ता कबूल करना पड़ रहा है। आनंद और अनुपमा की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। अनुपमा की तरफ से सिर्फ 20 लोग थे। स्वर्गस्थ माँ के दूर के रिश्तेदार मामा ही एक संबंधी थे जो शादी में मौजूद थे। सौतेली बहन की शादी की धूमधाम और वैभव देखकर वसुधा एवं नंदा दंग थी। शाबक्का का मुंह फीका हो चला था। श्यामराव जी ही एक शख्स थे जो धन्य धन्य महसूस कर रहे थे। राधिका की उदारता ने उन्हें दिग्मुख कर दिया था। शादी के पिछले दिन अनुपमा के साथ उसकी प्रिय सहेली सुमन आई थी। अनुपमा का चेहरा खिले फूल सा हो गया था। दिल की धड़कन पास वाले को भी सुनाई पड़ती थी। सुमन ने पूछा, अनु, आनंद से बात हुई क्या? अनुपमा ने गर्दन हिलाकर नकारात्मक सूचना दी। कोई संदेश हो तो कहो, मैं पहुंचा दूंगी। नहीं। पिताजी ने अनुपमा को रेशम की पीली साड़ी दी थी। उनके वश में उतना ही साध्य था। दूसरी तरफ ससुराल की ओर से ढेर सारे गहने, सैकड़ों साड़ियाँ, हीरे, मोती, सर्वाभरण भूषित अनुपमा को गौरी पूजा करते समय देखकर पशुमती ने कहा, राधिका ने अपने आभरणों में से सिर्फ 10% दिया है। तब वहां जमे लोग चकित हो गए। गहनों के वजन से अनुपमा झुकती हुई नजर आई। अगर अनुपमा के लिए तो सबसे अनमोल गहना आनंद ही था। हॉस्टल की सारी लड़कियां अपनी चहेती प्यारी अनुपमा की शादी में मौजूद होकर खुशी से झूम उठी। आनंद को इन अलंकारों वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सकलाभरण भूषित सुंदरी या नीलाभरण भूषित सुंदरी में उसको कोई फर्क नहीं महसूस होता था। उसको सिर्फ अनुपमा चाहिए थी। आनंद अनुपमा से बात करना तो चाहता था, मगर शादी के घर में भीड़ होने के कारण कर नहीं पाया था। शादी के बाद वाचाल अनुपमा मौनी हो गई थी। मौनी आनंद वाचाल हो गया था। अनु, बोलती क्यों नहीं? टिकट देते वक्त दिल भरकर बात की थी। अनुपमा शर्म से लाल हो गई। अनु, तुम्हारे टिकट के बदले में तुम्हें अपना दिल दे रहा हूँ। सिंड्रेला कहानी जैसे राजकुमार राजकुमारी की तरह आनंद अनुपमा की शादी हो गई। अपनी और आनंद की शादी की अनुपमा ने कल्पना तक नहीं की थी। वह आनंद को पसंद करती थी, मगर उससे शादी के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। सुमन जब भी मजाक करती थी वह उसको मजाक ही समझती थी, वास्तविक कभी नहीं। अनुपमा और आनंद के सामाजिक स्तर में जमीन आसमान का फर्क था। अनुपमा अब वास्तव में आसमान चढ़ गई थी। लक्ष्मी निवास की पहली मंजिल पर स्थित आनंद के सुसज्जित शैया गृह में बाल सुखाती हुई खिड़की से दिखते हुए आम के पेड़ पर वह दृष्टि जमाए हुए घटना का अवलोकन कर रही थी। जीवन एक सुख सागर है जिसमें खुशियां ही खुशियां हैं। ऐसे सुंदर जीवन को दार्शनिक और वेदांती क्षणभंगुर कैसे और क्यों कहते हैं? अनुपमा लक्ष्मी निवास की छोटी मालकिन बन गई। यह बात किसी में भी असूया पैदा करने वाली थी। गोपाल राव जी का नामी और प्रतिष्ठित घराना, इकलौता बेटा आनंद, सुंदर ननंद गिरिजा, गंभीर मगर हमेशा पूजा पाठ के धार्मिक कार्यों में व्यस्त सास घर बार संभालती हुई। ऐसे घराने में रिश्ता जोड़ने के लिए कई कन्याओं के जनक ने विफल प्रयास किया था, मगर अनुपमा ने अनायास यह सौभाग्य प्राप्त कर लिया। सुख चैन से जीवन प्रारंभ हुआ था। सब बेहद खुश थे। इतने में आनंद ने इंग्लैंड जाने का समय निर्धारित करके सबको उदास कर दिया। यूं तो 3 महीने के पश्चात ही जाने वाला था, तब भी सब आतंकित थे। राधिका को भी यही मनोक्लेश था। वह आनंद से बोली, पढ़ाई लिखाई खूब कर चुके हो, भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है। यथेष्ट ऐश्वर्य तुम्हें विरासत में मिला है। अभी अभी तो शादी की है। इंग्लैंड जाने का विचार छोड़ दो और अपनी नववधू के साथ आराम से रहो। आनंद ने उत्तर में कहा, माँ,
तुम मुझे मत रोको। 2 बरस तो चुटकी लगाते बीत जाएंगे। वापस आने के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा। शर्म और स्वभावगत संकोच ने अनुपमा को अपना मनोगत प्रकट करने नहीं दिया, मगर वह भी नहीं चाहती थी कि आनंद इंग्लैंड जाए। आनंद उसको यह कहकर सांत्वना देता था, मैं वहां नहीं गया तो तुम्हें विलायत देखने का शुभ अवसर कहाँ मिलेगा। यह भी मानने वाली बात ही थी। सौंदर्य आनंद अनुपमा को विविध रूप से देखना चाहता था। हर रोज अनुपमा की साड़ी आनंद की पसंद की ही होती थी। पढ़ाई करते समय अनुपमा के पास एक अच्छी साड़ी तक नहीं थी। गरीब स्कूल मास्टर की बेटी ऐसे कैसे मामलों पर ध्यान देती। हॉस्टल में लड़कियां एक दूसरे की साड़ी बदल कर पहनती थी। अनुपमा कोई खास अवसर हो तो सहेली सुमन से उधार लेकर काम खत्म होते ही लौटा देती थी। शादी होते ही आनंद ने साड़ियों का ढेर लगाकर अनुपमा को उसी में डुबोया था। एक से एक बेहतरीन साड़ियां जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी अनुपमा के वश का नहीं था। ये सब उसकी सोच से बाहर था। शादी में राधिका के दिए हुए ढेर सारे आभूषणों को गौर से देखा तक नहीं था। अनुपमा स्वाभाविक सुंदरी थी। ये साड़ियां आभरण उसको सर्व अलंकार भूषित सुंदरी का रूप देते थे। नव विवाहित जीवन ने दोनों को बहुत ही हर्षोल्लास दिया था। दिन सुहाने थे, बहुत घूमे फिरे, हर रोज कहीं ना कहीं दौरे पर निकलते थे। प्रेक्षणीय स्थलों का विहार भी किया। सुख में व्यक्त की रफ्तार बड़ी तेज होती थी। आनंद के लिए इंग्लैंड जाने का टिकट भी आ गया। अनुपमा व्याकुल हो गई। उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि आनंद इंग्लैंड जाकर किसी विलायती लड़की के मोह जाल में फंसे और मुझे भूल जाए। शादी में किसी की व्यंग्योक्त बात याद आ गई, इंग्लैंड जाने वालों का हाल क्या पूछते हो। यहाँ शादी करके वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके किसी गौरी मेम साहब से शादी करेंगे और वहीं बच जाएंगे। हमारी बिरादरी में ही ऐसा हुआ था। आनंद ने अनु से कहा, अनु तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इंग्लैंड आने का पल पल इंतजार करता रहूँगा। मिसाल के तौर पर ऐसा संदर्भ आए कि आप मुझे भूल ही जाओ। क्या पागल जैसी बात कर रही हो, मैं तुम्हें कैसे भूलूंगा। तुमने चर्च में शादी होते हुए देखी है क्या। नहीं, उसमें क्या खासियत है। खासियत यह है कि वधू वर शपथ लेते हैं, until that departs us। मैं उसको 100% मानता हूँ, उसमें श्रद्धा विश्वास रखता हूँ। तुम मायूस मत होना। अनुपमा ने आश्वस्ति से गहरी सांस ली। आनंद हवाई जहाज में बैठ गया। जहाज उड़ान भरकर क्षितिज में ओझल हो गया। अनुपमा जमी हुई नजर से उसी को देखती रही। पुनर्मिलन के लिए सिर्फ 6 महीने का अंतर होते हुए भी आनंद के लिए लक्ष्मी निवास जैसे शानदार घर में एक एक पल बिताना अनुपमा के लिए बहुत मुश्किल से ऐसा लग रहा था। आनंद के बिना घर सूना तो लगता ही था, मगर धन गांभीर्य से भरे हुए वातावरण में अनुपमा जैसी गरीब और मुग्ध लड़की अपने आप को कैसे संभाले। वह उलझन से परेशान थी, भयभीत भी थी। अनु का चिंताक्रांत बदन और आतंकित मन स्थिति समझते हुए राधिका ने कहा, चलो गांव वापस चलेंगे। 6 महीने तो यूं ही बीत जाएंगे, क्यों चिंता करती हो। शाम के पूजा समय पर हमें घर में मौजूद रहना है। बाहर खड़ी हुई कार में गिरिजा और ड्राइवर तुकाराम के इंतजार में थे। राधिका ने कहा, तुकाराम हमें पौधदार सर्राफ की दुकान पर छोड़कर छोटी मालकिन को सब्जी मंडी ले जाओ और 8 दिन के लिए जितनी चाहिए उतनी सब्जी खरीद लेकर लाओ। उन्होंने आवश्यक पैसे भी दे दिए। नई आई बहू को घर के सोना चांदी से संबंधित व्यवहार क्यों पता चले। मालकिन तो मैं हूँ, यह उनका मनोगत भाव था। अनुपमा ने कुछ नहीं कहा। उल्टा जवाब देना, बिना कारण संचय करना उसके स्वभाव में नहीं था। सास की आज्ञा का पालन करना यही उसका ध्येय था। ड्राइवर तुकाराम सब्जी खरीद कर लाया और कार में अन्य मंस बैठी अनुपमा ने कहा, भाई साहब, बड़ी बाई जी का दिया हुआ पैसा कुछ कम पड़ गया, 500 रुपये 4 आना और देना है। अनुपमा ने अपना पर्स खोला जिसमें 200 रुपये के नोट थे। वे भी अभी अभी आनंद ने दिए थे।
100 रुपये का नोट देकर तुकाराम ने कहा, भाई जी बड़ा नोट का खुला मिलेगा नहीं, कुछ छोटा दीजिए। अनुपमा के पास था नहीं। इतने में कार की सीट पर पड़ा गिरिजा का पर्स अनुपमा को दिख पड़ा, किंतु उसमें से पैसा निकालकर देना उसे अच्छा नहीं लगा। तुकाराम शीघ्रता कर रहा था। गिरिजा घर की ही लड़की तो है, ननंद है, जरूरत के लिए 10 रुपये निकाले तो कोई भूल वाली बात नहीं। बाकी पैसा ले लाना, कहते हुए 5 के 2 नोट निकालकर उसने दे दिए। पर्स हाथ में रखकर वह बाकी पैसे के लिए इंतजार कर रही थी। पर्स हाथ से फिसलकर नीचे गिरा। अनुपमा हड़बड़ाई, कुछ कीमती चीजें हो तो खो न जाए, सोचती हुई नीचे बिखरी चीजों को बटोरने लगी। आमतौर पर लड़कियों के पर्स में श्रृंगार प्रसाधन छोड़कर और होता क्या है? कंघा, सेंट, बोतल, छोटा आईना, बिंदी वगैरह। तभी उसे पर्स में कुछ बंधा जैसा लगा। उसको खोलकर देखते ही अनुपमा स्तब्ध हो गई। गर्भ निरोधक गोलियों का पैकेट, उस पर लिखा था रात को 8 बजे के बाद। राधिका को अपने इज्जतदार, प्रतिष्ठित, विचार संपन्न और संप्रदायस्थ घराने पर बड़ा गर्व था, मगर उनकी बेटी गिरिजा की ये हरकत विश्वास न कर पाई। हाँ, शादी के बाद अभी संतान नहीं चाहिए सोचकर आनंद ने गर्भ निरोधक गोलियों का पैकेट अनुपमा को दिया था, मगर गर्भ निरोधक गोली गिरिजा के पास क्यों? जिस हस्ताक्षर में 8 बजे के बाद लिखा है वह तो गिरिजा का नहीं है, फिर किसका हो सकता है? क्या ये राज आनंद को या राधिका को पता है? अनुपमा शंकित हो गई। तुकाराम ने बाकी पैसे दे दिए। अनुपमा ने पैसे गिरिजा के पर्स में डालकर पर्स रख दिया। गिरिजा के पर्स में अक्सर 70-80 रुपये तो होते ही थे। उसमें से 5-7 रुपये निकल आए तो पता चलना संभव नहीं है। अनुपमा ये दिखाना नहीं चाहती थी कि उसने गिरिजा का पर्स देखा है। ड्राइवर ने कार सर्राफ की दुकान के सामने खड़ी कर दी। गिरिजा और राधिका दुकान से बाहर आ गए। अनुपमा ने गिरिजा का चेहरा देखा तो हमेशा जैसा मासूम, मुग्ध, सुंदर नहीं लगते हुए कपटी लगा। गिरिजा ने पूछा, अनुपमा मेरा पर्स यहीं भूल गया था, आपने देखा तो नहीं? नहीं तो, जानबूझकर अनुपमा ने कहा। गिरिजा, पर्स ऐसे इधर उधर छोड़ना नहीं चाहिए, यही सीट के नीचे है, देखो। अपना पर्स खोकर दूसरों को कुछ कहना गलत है, राधिका ने अधिकार भरे स्वर से कहा। अनुपमा ये सब देखकर हैरान हो गई। बेलगांव से वापस आने के बाद अनुपमा ने गिरिजा के चाल चलन पर कड़ी नजर रखी, मगर किसी से इस बात मामले का खुलासा करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। राधिका से तो बिल्कुल नहीं। सास बहू से आत्मीयता एवं अन्योन्यता जताने का संभव अवसर बहुत ही कम होता है। खाली हाथ आई है बहू अनुपमा। राधिका अपनी घृणा मुंह से प्रकट नहीं करती थी, मगर हाव भाव से प्रकट हो जाता था। इसका एहसास अनुपमा को भी अक्सर होता था। संप्रदायस्थ घर होने से व्रत नियमों का पालन श्रद्धा भक्ति से आचरण किया जाता था। लक्ष्य पुष्पार्चन, सहस्त्र दीपार्चन, लक्ष्य कुंकुमार्चन की विधियां एक के पीछे एक चलती ही रहती थी। नारायणाचार्य धार्मिक गतिविधियों का सुझाव देते ही रहते थे। राधिका उनका अनुष्ठान करने में पीछे नहीं हटती थी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कहानियाँ जीते रहिएगा, कहानियाँ सुनते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।